ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी को हराने के लिए एक जीनियस ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाकर न सिर्फ एनिग्मा कोड को सॉल्व किया, बल्कि वर्ल्ड वार 2 को 2 साल पहले खत्म करके 14 मिलियन लोगों की जान बचा ली थी। कहानी की शुरुआत में हमें 1951 मैनचेस्टर इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। मैनचेस्टर पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं से खबर मिलती है कि एलन ट्यूरिंग के घर डाका पड़ा है, जो उस समय के महान क्रिप्टोग्राफर थे और वो वर्ल्ड वार 2 में भी काम कर चुके थे। फिर पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। तब एलन अपनी लैब में काम कर रहा था। वो कहता है कि यहाँ कोई डाका नहीं पड़ा। वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं था और वो पुलिस की इंसल्ट करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर पुलिस को लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। जब पुलिस वाला उसके वार डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो वहाँ सिर्फ खाली एनवेल्प के अलावा और कुछ नहीं था। तो पुलिस को लगता है कि एलन सोवियत का जासूस है, जिसने वार के दौरान ब्रिटेन की इंफॉर्मेशन सोवियत को दी और बाद में अपने खिलाफ सारे सबूत जला दिए। फिर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि होमोसेक्सुअल था और वो ही एलन के घर गया था, लेकिन उसने वहाँ से कुछ भी नहीं चुराया। तो पुलिस वाले एलन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं और एलन उन्हें अपनी सारी कहानी बताने लगता है। सितंबर 1939 में वर्ल्ड वार 2 का ऐलान हो चुका था और लंदन में 8 लाख बच्चों को उनके घरों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा था। 27 साल का एलन उस गाड़ी में बैठकर MI6 के हेडक्वार्टर में जाता है। उस जगह का खुफिया नाम ब्लेचली रेडियो मैन्युफैक्चरिंग रखा हुआ था और ब्लेचली पार्क से ही वो अपने सारे सीक्रेट ऑपरेशंस हैंडल कर रहे थे। एलन वहाँ कमांडर डेनिस्टोन के एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के लिए अपनी इंटरव्यू देने आया था। कमांडर उसका रिज्यूम देखता है और उसे पता चलता है कि एलन एक मैथ्स का जीनियस है और उसने सिर्फ 23 साल की उम्र में साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए थे। लेकिन एलन खुद को एक स्टार नहीं समझता। वो कहता है कि न्यूटन और आइंस्टाइन ने भी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि एलन को वार और पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो सिर्फ मैथ्स के पजल और चैलेंजेस को सोल्व करना अच्छा लगता है। और जब कमांडर को पता चलता है कि एलन को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बगैर जर्मन लैंग्वेज जाने वो जर्मन के कोड कैसे क्रैक करेगा। लेकिन एलन कहता है कि उसे इसके लिए जर्मन सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सही कॉम्बिनेशंस की जरूरत है। पर कमांडर नहीं मानता तो एलन कहता है एनिग्मा और कमांडर चौंक जाता है। एलन कहता है कि मैं जानता हूँ वो सीक्रेट प्रोग्राम एनिग्मा कोड को डिक्रिप्ट करने के बारे में है। एनिग्मा उस समय का ग्रेटेस्ट इंक्रिप्शन डिवाइस था जिसका इस्तेमाल जर्मन्स अपने मेजर कम्युनिकेशंस में करते थे। अगर उन्होंने एनिग्मा कोड को डिक्रिप्ट कर लिया तो उन्हें जर्मन्स की खुफिया जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि हमला कब, कहां और कैसे होने वाला है, और वो काउंटर अटैक करके उन्हें आसानी से हरा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा नतीजा ये होगा कि वो ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला था। एनिग्मा को डिक्रिप्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कमांडर कहता है कि अब तक दुनिया के सभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि एनिग्मा को सोल्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एलन को खुद पर पूरा भरोसा था। कमांडर एनिग्मा प्रोग्राम के लिए पूरी टीम को बुलाता है और उन्हें एनिग्मा मशीन दिखाता है। कमांडर बताता है कि जब तक आपको एनिग्मा मशीन की सही सेटिंग्स का नहीं पता, तब तक आप एनिग्मा मशीन के कोड को सोल्व नहीं कर सकते। जर्मन्स हर रात 12 बजे अपनी एनिग्मा मशीन की सेटिंग्स चेंज कर देते हैं और सुबह 6 बजे नई सेटिंग्स के साथ कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, जो रात 12 बजे तक चलती है। और हमारे पास उनकी एनिग्मा मशीन की सेटिंग्स का पता लगाने के लिए हर रोज सिर्फ 18 घंटे ही होंगे और इन्हीं 18 घंटों में हमें रोज नए कोड को क्रैक करना पड़ेगा। फिर एनिग्मा यूनिट का कैप्टन ह्यू अलेक्जेंडर उन्हें कैलकुलेट करके बताता है कि हर रोज एक कोड को सॉल्व करने के लिए 159 मिलियन पॉसिबिलिटीज हैं और 159 मिलियन कोड्स में से कोई एक कोड होगा जो इस पजल को सॉल्व कर सकता है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल पजल था, इसीलिए इसे इम्पॉसिबल कहा जाता था। फिर कमांडर कहता है कि तुम सब एक टीम हो जो मिलकर एनिग्मा को सॉल्व करोगे, पर एलन टीम के साथ काम करने से मना कर देता है। उसका मानना था कि टीम उसके काम को स्लो कर देती है। फिर MI6 का हेड स्टीवर्ट मेंजिस एलन से कहता है कि पिछले कुछ मिनटों में हमारे 4 आदमी मारे जा चुके हैं और उसकी वजह है ये एनिग्मा कोड। हम इस जंग को तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम एनिग्मा सोल्व नहीं कर देते। और वो उन्हें अपना काम जल्दी शुरू करने के लिए कहता है। उनके लिए किसी तरह जर्मन्स का संदेश ले आना तो आसान था, लेकिन उसे डिकोड करना इम्पॉसिबल था। एनिग्मा में इतनी सारी सेटिंग्स थी कि अगर 10 लोग 24 घंटे 7 दिन हर मिनट एक सेटिंग को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सारी सेटिंग्स को सिर्फ ट्राई करने में ही 20 मिलियन साल लग जाएंगे। लेकिन उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए
लिए हर रोज सिर्फ 18 घंटों का समय था। एलन का टीममेट जॉन कैनक्रॉस लंच के लिए उसे बुलाता है, लेकिन एलन को तो एनिग्मा कोड का जुनून सवार था। वो कहता है कि एनिग्मा कोड को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। वो एक मशीन का डिजाइन बना रहा है जो 159 मिलियन पॉसिबिलिटीज को ट्राई करके इंस्टेंटली हमें रिजल्ट दे सके, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। वो जल्द से जल्द अपनी मशीन को कंप्लीट करना चाहता था, इसलिए वो लंच करने नहीं जाता। बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके वो अपनी मशीन का डिजाइन रेडी कर लेता है। एलन की मशीन के पार्ट्स की फंडिंग कैप्टन ह्यू ने रोक दी थी, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए वो कमांडर डैनी स्टोन के पास जाता है। डैनी स्टोन कहता है कि तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें पसंद नहीं करते, तो एलन कहता है कि उन सबको निकाल दो क्योंकि वो किसी काम के नहीं है, और सारा पैसा अपनी मशीन पर लगाने के लिए कहता है। फिर वो कमांडर से अपनी मशीन के पार्ट्स के लिए 1 लाख पाउंड्स मांगता है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर कमांडर उसे मना कर देता है। एलन को पता चल जाता है कि डैनी स्टोन उसकी बात नहीं सुनने वाला, तो वो उसके सुपीरियर ऑफिसर विंस्टन चर्चिल से मदद मांगने का फैसला करता है। विंस्टन चर्चिल लंदन में था और स्टीवर्ट लंदन जा रहा था, तो एलन अपनी कंप्लेंट लेटर उसके हाथ भेज देता है। सरप्राइजिंगली चर्चिल ह्यू को हटाकर एलन को एनिग्मा टीम का इंचार्ज बना देता है, पर इस बात से कोई खुश नहीं था। इंचार्ज बनते ही वो टीम के 2 मेंबर्स कीथ और चार्ल्स को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे कोड ब्रेकर्स नहीं थे। एलन की इस हरकत के बाद सारे टीममेट्स उसके दुश्मन बन चुके थे। फिर हमें 1928 का सीन दिखाया जाता है, जब एलन अपने स्कूल में था। स्कूल के बच्चे उसे हमेशा बुली करते थे, इसीलिए उसे वायलेंस पसंद नहीं थी, पर स्कूल का एक लड़का हमेशा उसकी मदद करता था, जिसका नाम क्रिस्टोफर था। एलन क्रिस्टोफर से कहता है कि बच्चे उसे इसलिए सताते हैं क्योंकि वो उन सबसे अलग है, तो क्रिस्टोफर उसे मोटिवेट करने के लिए कहता है कि कभी कभी अलग दिखने वाले लोग, जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता, दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में आम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर को क्रिप्टोग्राफी अच्छी लगती थी और उसी से एलन को क्रिप्टोग्राफी सीखने का शौक पैदा हो गया था। एनिग्मा कोड को सॉल्व करने के लिए उसे नए स्टाफ की जरूरत थी, तो वो एक पजल को अखबार में छपवाता है ताकि उसके जरिए वो अपने लिए काबिल स्टाफ भर्ती कर सके। इस दौरान जर्मन्स ब्रिटिशर्स पर हवाई हमले कर रहे थे, जिससे उनका काफी नुकसान हो रहा था और लोग शेल्टर्स में छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। फिर वो सब लोग जिन्होंने न्यूज़पेपर वाला पजल सॉल्व कर लिया था अपने फाइनल एग्जाम के लिए आते हैं। एलन उन्हें एक काफी मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए देता है और उन्हें वो पजल सिर्फ 6 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए कहता है। एलन स्टीवर्ट को बताता है कि उसे ये पजल सॉल्व करने में 8 मिनट लग गए थे। तभी एक लड़की जिसका नाम जॉन क्लार्क होता है, वो ये पजल सिर्फ 5 मिनट और 34 सेकंड्स में सॉल्व कर देती है। उन सभी लोगों में से वो 2 कैंडिडेट्स जॉन और जैक को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। एलन ने मशीन तैयार करवाने के लिए 1 लाख पाउंड्स की फंडिंग करवा ली थी और मशीन को असेंबल करने का काम शुरू हो चुका था। टीम का नया मेंबर जैक वहां आ जाता है, लेकिन जॉन नहीं आती, तो एलन उसकी फैमिली को कन्विंस करने के लिए वहां चला जाता है। जॉन के माँ बाप पुराने ख्यालों के थे, वो नहीं चाहते थे कि वो इकलौती फीमेल उन सब मेल्स के बीच में काम करे, लेकिन एलन उनसे कहता है कि हमारे साथ और भी ढेर सारी लड़कियां काम कर रही हैं, वो उनके साथ वहां सुरक्षित रह सकती है। एलन की बातें सुनकर जॉन के घर वाले उसे भेज देते हैं। जॉन एलन से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, तो एलन क्रिस्टोफर की लाइंस दोहरा देता है कि कभी कभी अलग दिखने वाले लोग, जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता, दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में आम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर जॉन हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। उनकी जंग जर्मन्स के साथ नहीं बल्कि टाइम के साथ थी। भूख की वजह से ब्रिटेन के लोग मर रहे थे और उनकी मदद के लिए अमेरिका से हर हफ्ते खाना आता था, लेकिन जर्मन सिपाही वो सारा राशन समंदर में ही तबाह कर देते थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन के लोग भूखे मर रहे थे और सारी उम्मीदें एलन और उसकी मशीन पर टिकी हुई थीं। आज भी 12 बज जाते हैं और आज भी वो कोड ब्रेक नहीं कर पाते, तो ह्यू को अपनी नाकामयाबी से बहुत गुस्सा आता है और वो एलन से झगड़ने लगता है। उसे लगता है कि एलन की मशीन कुछ नहीं कर सकती, उन्हें कोई और तरीका सोचना चाहिए, लेकिन एलन को अपनी मशीन पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि मेरी मशीन जरूर काम करेगी, तो उस मशीन का काम जल्दी पूरा करने के लिए वो कुछ जरूरी पेपर्स अपने कपड़ों में छुपाकर आधी रात चोरी छुपे जॉन के पास जाता है। फिर वो उसे जर्मन्स के सोल्ड और अनसोल्ड मैसेजेस दिखाता है और अपनी मशीन जिसका नाम उसने क्रिस्टोफर रखा था उसके बारे में भी बताता है। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जिसके पास अपना खुद का एक दिमाग हो। अगले दिन कमांडर डैनी स्टोन के सिपाही पूरे ऑफिस की तलाशी ले रहे थे। कमांडर को खबर मिली थी कि ब्लेचली पार्क में कोई सोवियत का जासूस है जो यहाँ की इंफॉर्मेशन सोवियत को भेज रहा है, और कमांडर को एलन पर ही शक था। वो पूरे ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेता है। वो एलन के डेस्क की भी तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। एलन उसे कहता है कि मैं जासूस नहीं हूँ। अगले दिन जॉन एलन से मिलती है। वो एलन से कहती है कि वो चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो,
अगर वो अपनी टीम के साथ मिलकर काम नहीं करेगा तो उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। एलन उसकी बात समझ जाता है। अगले दिन वो सबके लिए सेब लेकर जाता है और उन सबसे बड़े प्यार से पेश आता है ताकि वो उनका दिल जीत सके। उसकी ये कोशिश ह्यू को अच्छी लगती है। फिर ह्यू उसे वायर्स को डायगोनल पोजीशन में कनेक्ट करने का आइडिया देता है जिससे काम और भी तेज हो जाएगा। अब वो एक टीम बन चुके थे जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर तैयार कर दिया था। फिर पहली बार उस मशीन को पावर ऑन किया जाता है। ऑन होने के बाद मशीन काम करने लगती है, पर उसकी ड्यूरेशन और एक्यूरेसी के बारे में एलन को कोई अंदाजा नहीं था। एलन भी इस बात से परेशान था। उसने मशीन तो तैयार कर दी थी लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालने में अभी भी बहुत मेहनत लगने वाली थी। उधर हिटलर की सेना ने अब तक बहुत तबाही मचा दी थी। 2 दर्जन से भी ज्यादा देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। जर्मन्स के हमलों से कमांडर डेनिस्टोन को बहुत गुस्सा था और अभी तक वो जर्मन्स का एक भी मैसेज डिक्रिप्ट नहीं कर पाए थे। तो कमांडर एलन की मशीन क्रिस्टोफर को जबरदस्ती बंद करवा देता है। वो कहता है कि हमने अपना टाइम और 1 लाख पाउंड्स बर्बाद कर दिए और वो एलन को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन एलन के बचाव में उसकी सारी टीम वहाँ आ जाती है। वो कहते हैं कि अगर वो एलन को निकालेगा तो वो भी अपनी जॉब छोड़ देंगे। फिर ह्यू कमांडर से कहता है कि सिर्फ एलन ही एनिग्मा को डिक्रिप्ट कर सकता है। हमें 6 महीनों का टाइम और चाहिए। अगर हम सक्सेसफुल नहीं रहे तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कमांडर उन्हें सिर्फ 1 महीने की एक्सटेंशन देता है और अगर 1 महीने में काम नहीं बना तो उन्हें कमांडर की बात माननी पड़ेगी। जॉन के घर वाले उसे घर वापस बुला रहे थे क्योंकि वो 25 की हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी अनमैरिड थी। एलन उसे एनिग्मा प्रोग्राम के लिए किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था तो वो एक वायर की रिंग बनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। शाम को जब वो पार्टी कर रहे थे तो ह्यू जॉन के साथ डांस करने लगता है और एलन सोच में पड़ जाता है कि क्या वो जॉन का ख्याल रख पाएगा क्योंकि वो होमोसेक्सुअल यानी एक गे था। उसके मन की बात उसका टीममेट जॉन कैनक्रॉस जान लेता है। उसे पता चल चुका था कि एलन होमोसेक्सुअल है लेकिन वो इस राज को राज रखने के लिए कहता है क्योंकि उस जमाने में होमोसेक्सुअल होना इल्लीगल था और कानून के मुताबिक इसकी सजा भी दी जाती थी। कैनक्रॉस कहता है कि अगर इस बात का कमांडर को पता चल गया तो कमांडर उसे एनिग्मा प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि एलन ने स्कूल में क्रिस्टोफर को प्रपोज करने के लिए एक खत लिखा था लेकिन उस दिन क्रिस्टोफर स्कूल ही नहीं पहुंचता तो एलन उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। फिर प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि क्रिस्टोफर को टीबी था जिसकी वजह से वो मर चुका है और उसी की याद में एलन ने अपनी मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा है। हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो मशीन जर्मन के मैसेजेस को डीकोड करने में लगी थी लेकिन अभी तक वो एक भी मैसेज को डीकोड नहीं कर पाई थी और जैसे ही 12 बजते थे उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती थी क्योंकि 12 बजे के बाद जर्मन अपना कोड चेंज कर देते थे। एलन को लगने लगा था कि जितनी देर तक वो मशीन को एक सही डायरेक्शन में कोड सर्च करने के लिए कमांड नहीं देगा तब तक बात नहीं बनेगी क्योंकि सिर्फ 18 घंटों में 159 मिलियन पॉसिबिलिटीज को पूरा करना मशीन के लिए भी इम्पॉसिबल था। ऑफिस के बाद वो बियर हट में जाते हैं। वहाँ जॉन के साथ एक लड़की बैठी थी जिसका नाम हेलन था और जब एलन उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि हेलन जर्मन्स के रेडियो मैसेजेस को इंटरसेप्ट करती है। हेलन कहती है कि जर्मन का जो आदमी रोज सुबह मैसेज भेजता है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सिली है क्योंकि उसका हर मैसेज CILLY से शुरू होता है। तो उसकी बातें सुनकर एलन को क्लू मिल जाता है और वो कहता है कि प्यार ने जर्मन्स को इस वार में हरा दिया। एलन अपनी टीम के साथ भागकर वापस अपनी मशीन के पास आता है। वो कहता है कि अगर मशीन सारे वर्ड्स की बजाय कुछ खास वर्ड्स पर काम करेगी तो मशीन एनिग्मा ब्रेक कर सकती है। जर्मन्स के हर मैसेज में कुछ वर्ड्स रिपीटेड और प्रेडिक्टेबल थे जैसे कि वेदर और हेल हिटलर। तभी जॉन आज सुबह आया 6 बजे का मैसेज उन्हें देती है और सब दौड़कर क्रिस्टोफर के पास चले जाते हैं। वो उस मैसेज के अकॉर्डिंग क्रिस्टोफर की सेटिंग्स चेंज करते हैं और क्रिस्टोफर उन्हें वो मैसेज डिकोड कर देता है। फिर वो डिकोडेड लेटर्स को एनिग्मा मशीन में डालकर पूरे मैसेज को सिंप्लीफाई करते हैं और उन्हें मैसेज का डिक्रिप्टेड वर्जन मिल जाता है। फाइनली अपनी दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने एनिग्मा ब्रेक कर लिया था। इस बात से सब बहुत खुश थे। जर्मन्स का मैसेज डिकोड करके उन्हें पता चल जाता है कि जर्मन की सेना समंदर में ब्रिटिश पैसेंजर कॉन्वॉय पर अटैक करने वाली है जिसमें सैकड़ों ब्रिटिश लोग मारे जा सकते हैं और उनके पास इस हमले को रोकने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय है। तो ह्यू फोन करके कमांडर डेनिस्टोन को सब बताने ही वाला था लेकिन एलन उसे मना कर देता है और ह्यू उसे मुक्का मार देता है। फिर एलन कहता है कि अगर हमने इस हमले को रोक दिया तो जर्मन्स को पता चल जाएगा कि हमने एनिग्मा ब्रेक कर लिया है और अगर ऐसा हो गया तो जर्मन्स अपनी पूरी कम्युनिकेशन को एक दिन के लिए बंद करके एनिग्मा सेटिंग्स को चेंज कर देंगे और जिसे सॉल्व
करना लगभग नामुमकिन होगा। वो कहता है कि हमारा काम सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं बल्कि पूरा युद्ध जीतना है, जो सबसे जरूरी है। तभी पीटर उस लोकेशन को देखकर कहता है कि उस कॉन्वॉय में मेरा बड़ा भाई अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो एलन से उसे बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन एलन कुछ भी नहीं कर पाता। वो पूरी तरह से मजबूर था, तो उन्हें सैकड़ों निर्दोष लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर एलन और जॉन MI6 के हेड स्टीवर्ट मेंजिस के पास जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमने एनिग्मा ब्रेक कर लिया है, लेकिन इसके बारे में डेनिस्टोन या किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से बता देंगे कि कौन सा हमला रोकना है और कौन सा नहीं, और तुम उस हमले को रोकने की कोई झूठी कहानी फैला देना जिस पर विश्वास किया जा सके और जिसका एनिग्मा कोड के साथ कोई कनेक्शन ना हो। ऐसा करने से हम जर्मन जासूसों को एनिग्मा कोड ब्रेक के बारे में पता नहीं चलने देंगे और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कर सकेंगे। फिर हर रोज वो जर्मन के मैसेजेस को डीकोड करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे थे। एक दिन एलन जॉन कैनक्रॉस के टेबल पर बाइबल देख लेता है। क्योंकि सोवियत का जासूस अपने मैसेजेस में बाइबल के वर्सेस यूज करता था, तो उसे पता चल जाता है कि कैनक्रॉस ही सोवियत का जासूस है। पहले तो कैनक्रॉस कहता है कि सोवियत भी ब्रिटेन की तरह जर्मन्स के खिलाफ है, पर जब एलन नहीं मानता तो कैनक्रॉस उसे धमकी देता है कि अगर उसने कमांडर को बताया तो वो उसके होमोसेक्सुअल होने का राज भी कमांडर को बता देगा, जो उसे नौकरी से निकाल देगा। तो एलन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जब वो जॉन से मिलने उसके घर जाता है तो वहाँ स्टीवर्ट उसे मिलता है। उसके हाथ में जर्मन्स के कुछ मैसेजेस थे जो एलन ने जॉन को दिए थे। स्टीवर्ट कहता है कि जॉन सोवियत की जासूस है, लेकिन एलन कहता है कि जॉन नहीं बल्कि कैनक्रॉस सोवियत का जासूस है, और वो उसे सब बता देता है। और अब आता है कहानी में नया मोड़। स्टीवर्ट को कैनक्रॉस के बारे में तब से पता था जब से वो ब्लेचली पार्क में दाखिल हुआ था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और कैनक्रॉस को यूज किया, क्योंकि कमांडर डेनिस्टोन का सीनियर विंस्टन चर्चिल अपनी रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तो स्टीवर्ट ने कैनक्रॉस के जरिए जर्मन सेना को कमजोर बनाने वाली हर इंफॉर्मेशन सोवियत तक लीक करवा दी थी, और इस बात का खुद कैनक्रॉस को भी पता नहीं था। और जब एलन ने उसे एनिग्मा कोड के बारे में बताया तो सारे स्टैटिस्टिकल डाटा से उसे अच्छी तरह से पता चलने लगा कि उसने किस एजेंसी के कौन से जासूस से कब और क्या इंफॉर्मेशन लीक करवानी है, ताकि जर्मन की सेना कमजोर हो सके। एलन को अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था और वो जॉन को घर वापस भेजना चाहता था। वो उसे अपने होमोसेक्सुअल होने का राज बता देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जॉन एलन के साथ रहने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे की केयर करते थे। लेकिन एलन उसे कहता है कि वो उसकी केयर नहीं करता। उसने एनिग्मा कोड ब्रेक करने के लिए उससे झूठे प्यार का दिखावा किया था। तो जॉन उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो अपने घर वापस जाने से मना कर देती है। जंग अगले 2 साल तक चली और धीरे धीरे जर्मन्स को कमजोर करके आखिरकार उन्होंने वर्ल्ड वार 2 जीत ली। जंग खत्म होने के बाद स्टीवर्ट उन्हें अपने सारे रिसर्च पेपर जलाने के लिए कहता है और कहता है कि ना तो तुम सब एक दूसरे को जानते हो और ना ही तुमने कभी एनिग्मा मशीन का नाम सुना है, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था। फिर कहानी 1951 में शिफ्ट होती है। एलन उस पुलिस वाले को ये सारी कहानी बताने के बाद पूछता है कि तुम ही बताओ मैं क्या हूँ, एक हीरो या फिर एक क्रिमिनल। पर वो पुलिस वाला उसे जज नहीं करता। फिर होमोसेक्सुअल होने की वजह से कोर्ट में एलन को दोषी करार कर दिया जाता है। इसके बाद एक दिन जॉन एलन के घर जाती है। एलन काफी कमजोर हो चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो उसे बताता है कि कोर्ट ने उसे 2 ऑप्शंस दी थी, 2 साल की सजा या हार्मोनल थेरेपी, और उसने हार्मोनल थेरेपी चूज की क्योंकि वो जेल में अपनी मशीन क्रिस्टोफर का नया वर्जन नहीं बना सकता था और वो किसी भी कीमत पर क्रिस्टोफर से दूर नहीं रहना चाहता था। फिर वो जॉन की रिंग देखता है। जॉन की शादी हो चुकी थी और वो खुश थी। केमिकल कास्ट्रेशन और मेडिकेशन की वजह से एलन बहुत कमजोर हो गया था। वो एक सिंपल सा पजल भी सोल्व नहीं कर पाता। वो बर्बाद हो चुका था। जॉन को उसकी कंडीशन पर बहुत दुख होता है। वो उसे कहती है कि हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो हम सब भी जिंदा ना होते। तुम एक हीरो हो। हार्मोनल थेरेपी के 1 साल बाद 7 जून 1954 को एलन ट्यूरिंग ने खुद की जान लेकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तब उनकी उम्र 41 साल की थी। 1885 से लेकर 1967 तक लगभग 49,000 होमोसेक्सुअल लोगों को ब्रिटिश लॉ ने सजा सुनाई थी। 2013 में क्वीन एलिजाबेथ II ने एलन ट्यूरिंग की अचीवमेंट्स के लिए उन्हें पोस्थुमस रॉयल पार्डन से सम्मानित किया था। एनिग्मा कोड ब्रेक होने की वजह से वर्ल्ड वार 2 2 साल पहले खत्म हो गई थी और लगभग 14 मिलियन लोगों की जान बचा ली गई थी। ट्यूरिंग के नाम से इंस्पायर होकर रिसर्चर्स ने ट्यूरिंग मशीन को बनाया, जिसे हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्रिस्टोफर ने सच ही कहा था कि कभी कभी अलग दिखने वाले लोग, जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता, दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में आम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।